चलिए मान के चलते हैं आपको आज 100 शेयर खरीदना है रिलायंस के। रिलायंस का आज के टाइम में 3,000 रुपए प्राइस है, तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए पे करना पड़ेगा रिलायंस के 100 शेयर खरीदने के लिए। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए एचडीएफसी बैंक के 100 शेयर खरीदने के लिए। तो यहाँ पे जो बिगिनर इन्वेस्टर होता है, बिगिनर ट्रेडर होता है, उसके माइंड में एक बहुत बड़ा डाउट आ जाता है कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो मैं कैसे इन बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं। वो चाहता है निफ्टी 50 के बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। इससे क्या होगा कि उसका पैसा लॉस में भी नहीं जाएगा और उसको लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो वो चाहता है बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, बट वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इतने रुपए नहीं है शुरू में। वो इन्वेस्टर तो ये बोल रहा है कि मेरे पास केवल 10,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करने को, और उसको मेरे को बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट किया जाए? अब देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। इंडेक्स फंड में आपको सिंपल पैसा इन्वेस्ट करना है 10,000 रुपए, जहां पे आपको सिंपली 12 से लेकर 13% का लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ईटीएफ का, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम सुन के ही समझ गए होंगे क्योंकि ट्रेड की जाने वाली चीज है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये स्टॉक एक्सचेंज पे आप इसको ट्रेड करते हैं। जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं ना, स्टॉक को खरीदते हैं बेचते हैं, जैसे आप रिलायंस के शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे, वैसे ईटीएफ होता है। ईटीएफ को भी आप लाइव मार्केट में खरीद पाते हैं और बेच पाते हैं। बट यहाँ पे अंतर क्या होता है कि आप स्टॉक को खरीदेंगे तो आप केवल एक सिंगल स्टॉक को खरीदते हैं, बट अगर आप इंडेक्स ईटीएफ को खरीद लिए तो आप पूरे इंडेक्स को खरीद लेंगे। मतलब जो 50 कंपनी है इंडेक्स के अंदर में, वो सभी के सभी कंपनीज में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका यही फायदा होता है कि आप सीधा टॉप 50 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं ना कि 10,000 रुपए लेके आते हैं और आंख बंद करके किसी भी ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो यहां से पूरी वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अब यहाँ पे मान के चलते हैं, एक पंकज नाम का पर्सन है। पंकज के पास आज के टाइम पे केवल 10,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ के अंदर में। पंकज ये बोल रहा है कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करना होता है। उसको केवल ये पता है कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं और उसको ईटीएफ के अंदर डालना है। अब देखिए, पंकज के पास अभी के टाइम पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, पंकज क्या करे कि 10,000 रुपए उठा के सीधा का सीधा ईटीएफ के अंदर डाल दे। अब इसका नुकसान क्या होगा कि मान के चलते हैं आज 8 तारीख है, 8 तारीख को पंकज ने पूरा पैसा उठा के डाल दिया। अब 9 तारीख को मार्केट मान के चलते हैं 10% से नीचे गिर जाता है, तो 10,000 की वैल्यू हो जाएगी तुरंत 9,000, यानी कि अब उसको प्रॉफिट होगा 9,000 के ऊपर, ना कि 10,000 के ऊपर। तो पंकज का कम से कम 1,000 रुपए का लॉस हो चुका है। तो ये जो तरीका है ना, ये सबसे फ्लॉप तरीका है। और इसी तरीके से मैक्सिमम लोग अभी के टाइम पे ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सैलरी आती है और सारा का सारा पैसा उठा के ईटीएफ के अंदर डाल देते हैं, जो सबसे फ्लॉप तरीका है। अब आते हैं सबसे बेस्ट तरीके के ऊपर, जो कि आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका है कि आप ईटीएफ की एसआईपी करना स्टार्ट कर दें। अब एसआईपी कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। अब मान के चलते हैं जो पंकज का बजट है 10,000 रुपए का, उसको हमने 30 से डिवाइड कर दिया, यानी कि उसको महीने से डिवाइड कर लिया, क्योंकि उसको एक महीने में केवल 10,000 ही इन्वेस्ट करना है। तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि आप 10,000 रुपए जाके एक ही बार में पैसा डाल दीजिए ईटीएफ के अंदर में, ऐसा मैंने नहीं बोला। उसको मैंने ये बोला कि आप 10,000 को पहले डिवाइड करिए 30 से, तो रोज का निकल के आता है लगभग 333 रुपए। यानी कि पंकज को रोज 333 रुपए ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना है, और ये आपको भी करना है। आप अपना कैलकुलेशन करके चलिएगा, आपका जितना भी बजट होगा 5,000 का, 2,000 का, 10,000 का, 20,000 का, उसको आप 30 से डिवाइड करिए, रोज का निकल के आ जाएगा कि आपको रोज इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब मान के चलते हैं आज 8 तारीख है और 8 तारीख को मार्केट नीचे गिर जाता है, निफ्टी 50 नीचे गिर जाता है। अब पंकज को क्या करना है कि 333 रुपए उठा के 8 तारीख को इन्वेस्ट कर देना है। अब 9 तारीख को मार्केट नहीं गिरता है, तो 9 तारीख को पंकज को वेट करना पड़ेगा। 9 तारीख को पंकज को नहीं इन्वेस्ट करना है, 10 तारीख का वेट करना है। 10 तारीख को फिर से मार्केट नीचे गिरता है। अब पंकज को 9 तारीख वाला और 10 तारीख वाला दोनों दिन का पैसा उठा के डालना है, मतलब 333 प्लस 333, उसको 10 तारीख को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ईटीएफ के अंदर पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाए। यही तरीका है, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको आप 30 से डिवाइड कर दीजिए। जितना भी आपका रोज का आएगा, रोज का आपका निकल के आ जाएगा। अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो रोज का अगर निकल के आ गया, जिस भी दिन मार्केट गिरता है उसी दिन आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, और जिस दिन मार्केट नहीं गिरता है उस दिन आपको वेट करना है। अगर अगले दिन मार्केट गिरा तो आपको पिछले दिन का भी जोड़ के उस दिन पैसा इन्वेस्ट कर देना है। अगर संडे या कोई छुट्टी चल रही है तो उस दिन का भी जोड़ के आपको जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन आपको इन्वेस्ट करना है। अब इससे क्या होगा ना कि आप डिप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब गिरते हुए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जब गिरते हुए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा यूनिट अलॉट होगा। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, म्यूचुअल फंड में जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे लोग लमसम करते हैं, वैसे यहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। यहां पे आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा। जब आपको ज्यादा यूनिट मिल जाता है तो आप लॉन्ग टर्म में चल के अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में ईटीएफ होता क्या है और ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि आखिर में ईटीएफ के कितने टाइप्स होते हैं, ईटीएफ और म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन से टॉप 4 ETF हैं जिसमें आपको 2024 के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। सबसे पहला टाइप है इंडेक्स ETF। अब इंडेक्स ETF का नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे कि आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। सीधी सी बात है, इंडेक्स के अंदर, भारत के अंदर जितने भी इंडेक्स हैं उसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। जैसे निफ्टी 50 हो गया, मिड कैप 150 हो गया, स्मॉल कैप 250 हो गया, तो इसके बहुत सारे ETFs होते हैं। इसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका सीधा पैसा भारत की टॉप 50 कंपनी में जाएगा। तो आई होप आपको इंडेक्स ETF के बारे में पता चल गया होगा। दूसरा टाइप है कमोडिटीज ETF। अब कमोडिटीज का मतलब समझते होंगे आप, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, कॉर्न हो गया, तो ये जो भी चीजें होती हैं इसको हम कमोडिटी बोलते हैं। और इसके बहुत सारे ETF होते हैं, जैसे गोल्ड का भी ETF होता है, सिल्वर का भी ETF होता है। तो अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सीधा सीधा गोल्ड को फॉलो करेगा। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ETF का भी प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके पैसे का भी प्राइस बढ़ने वाला है। तीसरा टाइप है फिक्स्ड इनकम ETF। यहां पे आपके पैसे को बॉन्ड्स के अंदर डाला जाता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, इसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। इसको फॉलो करता है आपका ETF, और जैसे जैसे बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ने वाला है। एंड जो आखिरी टाइप है वो है फॉरेन मार्केट ETF। अब फॉरेन मार्केट का नाम सुन के समझ गए होंगे कि ये भारत के बाहर आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। जैसे जापान इंडेक्स हो गया, हांगकांग इंडेक्स हो गया, इस इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे हमारा इंडेक्स होता है ना, निफ्टी 50 हो गया, मिड कैप 150 हो गया, वैसे बाहर का इंडेक्स होते हैं। तो बाहर के इंडेक्स को ये फॉलो करेगा, भारत में किसी भी इंडेक्स को फॉलो नहीं करने वाला है। तो अगर आप फॉरेन मार्केट ETF में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा देश के बाहर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये थे ETF के मेन टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स होते हैं वैसे ETF के। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, सभी के सभी टाइप्स के ऊपर वीडियो आ जाएगी। अब बात करते हैं आखिर में ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड जैसा ही ETF होता है, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक एक्टिव मैनेजमेंट मिल जाता है, मतलब वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। जिसको भी स्टॉक मार्केट से दूर रहना होता है ना, वो जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। जिसको रोज नहीं देखना है कि स्टॉक मार्केट का ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो सीधा अपना पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में SIP करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम ETF की बात करें तो ETF में कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। यहां पे आपको खुद ही बैठ के देखना होता है, खुद ही बैठ के आपको देखना है कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब मार्केट नीचे आ रहा है, और उसके हिसाब से आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ये सीधा इंडेक्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा डिफरेंस है, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डे के एंड में NAV अलॉट की जाती है। वहां ऐसा कुछ नहीं होता कि आप लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड कर पाए, बट ETF के अंदर आप लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड कर पाते हैं, आप लाइव मार्केट में खरीद पाते हैं और बेच पाते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपने 3 बजे से पहले ऑर्डर प्लेस किया तो आपको उस दिन की NAV मिलेगी। 3 बजे के बाद अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपको अगले दिन की NAV मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तीसरा डिफरेंस है, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मिनिमम हायर अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे मान के चलते हैं बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, जैसे क्वांट के म्यूचुअल फंड है, उसमें आप 1000 रुपए से ही SIP स्टार्ट कर पाएंगे, उससे कम की SIP नहीं कर पाएंगे। वहीं ETF के अंदर क्या होता है कि आप कम से कम 100 रुपए से भी 200 रुपए से भी आप स्टार्ट कर पाते हैं ETF के अंदर में, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एंड अगर बात करें आखिरी डिफरेंस की तो यहां पे निकल के आता है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है कंपेयर टू ETF, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनीज होती हैं। ETF के अंदर भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है बट कम मिलता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो ये था म्यूचुअल फंड और ETF का कुछ मेन डिफरेंस जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आखिरी पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन से टॉप 4 ETF हैं भारत के अंदर में जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए 2024 के अंदर में। तो हमारे लिस्ट के अंदर में सबसे पहला ETF है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज। पिछले 1 साल के अंदर में इस ETF ने लगभग 27% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर में 138% का, एंड 2014 से लेकर अभी तक 231% का रिटर्न दिया है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ETF ट्रैक्स लार्ज कैप इंडेक्सेस, मतलब जो भी निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज होंगी उसको ये ETF ट्रैक करने वाला है। इसमें आपको हाई लिक्विडिटी मिलने वाली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी भी ETF में आपको हाई लिक्विडिटी नहीं मिल रही है तो उस ETF से आप दूर रहिए। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम ऑफ द ETF इज हाई, मतलब रोज का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, रोज इसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। मतलब मैक्सिमम लोग इस ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही सेफ ETF होने वाला है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई है। अगर बात करें इसकी NAV की तो अभी के टाइम पे 258 रुपए की चल रही है। AUM इसका 31,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो केवल 0.04% का है। यही अंतर होता है इसमें और म्यूचुअल फंड के अंदर में। म्यूचुअल फंड में आपको 1% का भी मिल जाएगा, इसमें आपको केवल 0.04% का है। कैटेगरी एवरेज का ज्यादा है। ट्रैकिंग एरर की बात करें तो केवल 0.03% है, मतलब इसका और निफ्टी 50 में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, उस डिफरेंस का अंतर है 0.03%। तो ये तो हमने बात किया उस ETF के बारे में जो निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला है। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 को ट्रैक करने वाले ETF के बारे में, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। पिछले 1 साल के अंदर में इस ETF ने आपको लगभग 42% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर में 285% का रिटर्न दिया है, एंड 2019 से लेकर अभी तक इस ETF ने आपको 271% का रिटर्न दिया है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये मिड कैप को फॉलो करने वाला है, यानी कि ETF ट्रैक्स मिड कैप इंडेक्सेस, जो भी मिड कैप 150 में जो भी कंपनीज होंगी उसको ये ट्रैक करने वाला है। हाई लिक्विडिटी इसमें है, मतलब सीधी सी बात है, इसमें आपको जो ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलेगा वो बहुत ज्यादा हाई मिलने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा ETF होने वाला है। आप आसानी से खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे, आपको खरीदने और बेचने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर बात करें इसके AUM
की तो अभी के टाइम पे 1839 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.21% का है। कैटेगरी एवरेज का ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। ट्रैकिंग एरर केवल 0.04% है। कैटेगरी एवरेज का ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम पे करने को मिलेगा और ट्रैकिंग एरर भी आपको कम मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा खासा वेल्थ बनाना, तो आप आ सकते हैं मिड कैप 150 वाले ETF के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे ETF के बारे में, जो कि एक गोल्ड का ETF यानी कि निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज। चलिए जान लेते हैं कि आखिर में इस गोल्ड ETF ने कितना आपको रिटर्न दिया है। पिछले एक साल के अंदर में इस गोल्ड ETF ने आपको लगभग 21% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में लगभग 80% का। एंड 2007 से लेकर अभी तक इस ETF ने, गोल्ड ETF ने आपको 539% का रिटर्न दिया है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है ETF ट्रैक्स गोल्ड प्राइसेस, मतलब जो भी गोल्ड के प्राइसेस है, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, उसको ट्रैक करने वाला है। इसमें भी आपको हाई लिक्विडिटी मिलने वाली है, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है ना रोज का, वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब रोज ज्यादा लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस गोल्ड ETF के AUM की, तो अभी के टाइम पे लगभग 11,500 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.79% पे करना पड़ेगा, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप आ सकते हैं इस ETF के अंदर में, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू इंडेक्स ETF। अब बात करते हैं अपने आखिरी ETF के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ETF है। इस ETF का जो AUM है वो सबसे ज्यादा है, किसी भी ETF से सबसे ज्यादा AUM है इस ETF का। इसका नाम है CPSC ETF, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। अगर आपने इस ETF में आज से पहले इन्वेस्ट किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। चलिए देख लेते हैं कि मैंने आखिर में क्यों इसको लिस्ट में लिया है एंड इसका रिटर्न पिछले 5 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में कितना है। पिछले एक साल की बात करें तो CPSC ETF का रिटर्न है 86% का, 5 साल के अंदर में 315% का, एंड 2014 से लेकर अभी तक 290% का रिटर्न दिया है CPSC ETF ने। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है ETF ट्रैक्स लार्ज कैप इंडेक्सेस, मतलब जो लार्ज कैप इंडेक्स है ना उसको ये ट्रैक करने वाला है। इसमें भी आपको हाई लिक्विडिटी मिलने वाली है, मतलब कि आप आसानी से बेच पाएंगे और खरीद पाएंगे। बहुत सारे लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं, ETF ट्रेड करते हैं। अगर बात करें CPSC के रियल टाइम NAV की, तो अभी के टाइम पे 98 रुपए। AUM देखिए यहाँ पे 46,000 करोड़ को पार कर चुका है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम है, 0.07% का, कैटेगरी एवरेज का ज्यादा है। ट्रैकिंग एरर भी बहुत ज्यादा कम है, 0.09%, और कैटेगरी एवरेज का ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप लंबे टाइम में चाहते हैं अच्छा खासा रिटर्न लेना ETF के थ्रू और ETF के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टिंग करना, तो आप आ सकते हैं CPSC ETF के अंदर में। ये बहुत ही पुराना ETF है और सबसे ज्यादा AUM, मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आपको ETF के बारे में, ETF के कितने टाइप्स होते हैं, ETF और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है, एंड वो कौन से टॉप 4 ETF हैं जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन से ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।